जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी अरीना में। दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को और इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज़ में मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि CGL या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है 1 to 16 पार्ट्स में बेसिक लेवल के काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट किया है। उसे देखने के लिए आप एसएससी एरिना की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए भी देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक दूसरी सीरीज जो कि होने वाली है ईडियम्स और फ्रेजेस पे बेस्ड। ईडियम एंड फ्रेजेस कंप्लीट करेंगे जो कि एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम और साथ ही में अगर आप कोई अलग एग्ज़ाम देने जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ज़्यादा बिना देरी किए हुए चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पहला ईडियम है हमारा ए बिग ड्रॉ। ए बिग ड्रॉ का मतलब होता है टू गेट अट्रैक्शन, अटेंशन, सक्सेस, यानी अपनी तरफ ध्यान खींचना या सफलता पाना। ठीक है, अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, जैसे आप WWE की फाइट वगैरह देखते होंगे तो आपको ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर, गोल्डबर्ग, जॉन सीना ऐसे ऐसे फाइटर्स के नाम पता होंगे जो WWE इनको क्या मानती है, ए बिग ड्रॉ। आपने सुना होगा जॉन सीना इज अ बिग ड्रॉ फॉर WWE, विराट कोहली इज अ बिग ड्रॉ फॉर इंडियन क्रिकेट राइट नाउ। इसका मतलब ये होता है कि वो एक ऐसी हस्ती या एक ऐसी चीज़ है जो लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा खींचता है अपनी तरफ। आपने देखा होगा WWE जो डेली आता है, डेली मतलब मंडे और फ्राइडे को, उसमें अगर जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर ना भी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो PPE होता है महीने में एक बार उसमें उनको बुलाया जाता है क्योंकि वो बिग ड्रॉ होते हैं। मतलब वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, टिकटें बिकती हैं, ज़्यादा पैसा आता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रखिएगा। अगला देखिए, ए ब्लैक शीप। ए ब्लैक शीप मतलब वैसे हिंदी में तो काला भेड़ होगा, लेकिन वैसे इसको कहते हैं अशुभ व्यक्ति, बैड कैरेक्टर्स, जो अपने साथ मतलब अशुभता लाए, जहां भी जाए किसी भी काम को वो खराब कर देता है, उसे कहते हैं ब्लैक शीप। ठीक है, ये भी इजी है, आप इसे याद रख सकते हैं आसानी से। अगला देखिए, अगला है ए क्लोज्ड बुक। ठीक है, इसका मतलब अपरिचित विषय या इंसान। आप देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं। आपने आपने हिंदी में, आपने इंग्लिश में सुना होगा एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब क्या होता है? ओपन बुक का मतलब होता है खुली किताब, जिसको कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, जिसके बारे में कोई भी जान सकता है, तो उसे कहते हैं खुली किताब। ठीक है, तो उसी तरीके से हो गया एक क्लोज्ड बुक, यानी एक बंद बुक जो जिसको पहचानना, जिसके बारे में जानना मुश्किल हो। ठीक है, तो आप एक ओपन बुक से याद रख सकते हैं एक क्लोज बुक। अगला देखिए, अगला है ए फार क्राई। ए फार क्राई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काफी अलग। देखिए, आपने फार का मतलब तो पता ही होगा, फार का मतलब होता है डिस्टेंस, प्लेस पे होना, दूर होना। और फार क्राई आपने हिंदी के मुहावरे में भी काफी बार अपने आसपास के लोगों के लिए यूज किया होगा। इसलिए तो अलग ही रोना रोता है। जैसे कि जैसे कि काफ़ी सारे लोग अपने एसएससी में मैथमेटिक्स को लेकर के दिक्कत दे रहे हों, इस तरह में एक बच्चा आ जाएगा जो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन अभी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछता है, तो आप बोल ही दोगे कि इसका तो अलग ही रोना होता है। तो ए फार क्राई मतलब काफ़ी अलग, वेरी डिफरेंट। ठीक है, अगला देखिए, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब होता है आकस्मिक घटना, अकस्मात होना, यानी सडनली, अनएक्सपेक्टेड हैपन्स, स्पेशली अनफेवरेबल टू समवन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखिए, बोल्ट का मतलब क्या होता है? बोल्ट का मतलब एक तरीके से होता है वो जो बिजली कड़कती है ना, उसको भी आप बोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब आकस्मिक होने वाली घटना, स्पेशली अनएक्सपेक्टेड, स्ट्रेंज, अनफेवरेबल। ठीक है, इसको बोलेंगे। एक और देखिए, वंस इन ए ब्लू मून, उसमें भी ब्लू शब्द का यूज होता है, वंस इन ए ब्लू मून। इसका मतलब क्या होता है? वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कभी बहुत दिनों बाद दिखना। ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद दिखना। तो वैसे ही ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड कोई चीज घट जाना। अगला देखिए, ए क्लोज शेव।
बाल बाल बचना, काफ़ी इजी है ये तो, ठीक है। समथिंग अचीव्ड और एस्केप्ड बाय ए नैरो मार्जिन, किसी चीज़ को बहुत कम रूप से प्राप्त करना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये फाइनल फाइनल ये फाइनल लाइन है जिसको क्रॉस करते ही रेसिंग जीत, मान लीजिए दो रेसर हैं, एक यहाँ है और इतने में ही दूसरा जीत जाए, तो मतलब क्या हुआ, बहुत ही नैरो मार्जिन से ये फेल हुआ है ना, या फिर ये नैरो मार्जिन से जीता है, तो एक क्लोज सेव का मतलब होता है थोड़ा नैरो मार्जिन। अगला देखिए, ए हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है हरक्यूलिन टास्क या बहुत कठिन काम या फिर गंभीर समस्या, ठीक है। तो याद रखिएगा ए हार्ड नट टू क्रैक, वैसे भी कोई नट जो क्रैक करना वो काफ़ी हार्ड होता है, मतलब मुश्किल है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम, ठीक है। अगला देखिए, ए लाफिंग स्टॉक, ए लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पात्र या मजाक का पात्र। ए पर्सन और थिंग दैट इज रिगार्डेड एज वेरी फुलिश और रिडिक्यूल, स्ट्रेंज पर्सन, अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा हो जिसको देखकर लोग हंसें, हंसें इन द सेंस वो हरकतें ऐसी करता हो, तो आप उसको बोल सकते हैं यू आर अ लाफिंग स्टॉक, ठीक है। लाफिंग स्टॉक मतलब हंसी का पात्र। अगला देखिए, नेक्स्ट है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है मामूली या अप्रभावग्रस्त व्यक्ति, यानी एक ऐसा व्यक्ति, अ मैन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, जिसकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं होती है, उसे बोलते हैं ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है। देखिए दोस्तों, ए मैन करके काफ़ी सारी सीरीज बनती हैं, जैसे ईडियम्स में आपने पढ़ा भी होगा, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब एक अ मैन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ए मैन ऑफ गुडविल, ए मैन ऑफ पास्ट, ए मैन ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सीरीज बनती है, मैं उसको भी एक सेपरेट वीडियो में आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप याद रखिए ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब बिना किसी काम का व्यक्ति। अगला देखिए, ए मैच मेड इन हेवन, हेवन का मतलब क्या हो गया, स्वर्ग, यानी एक ऐसा मैच जो स्वर्ग में बनाया गया हो। खैर इसको यह बताना कोई ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि सबको ही पता है। ए मैड इन हेवन से आप याद रख सकते हैं खुशी देने वाला व्यक्ति या साथी, ठीक है। तो ए मैच मीन इन हेवन मतलब स्वर्ग में बनाई गई जोड़ी। अगला देखिए, ए लाइव वायर, ए लाइव वायर का मतलब होता है दोस्तों एनर्जेटिक, ऊर्जावान, ठीक है। लाइव वायर का मतलब हो गया ना मतलब बिजली जा रही है जिस तार में, उसे कहते हैं लाइव वायर, जिसमें बिजली नहीं गुजर रही हो, खराब हो गई हो, उसे कहते हैं डेड वायर। तो आप वहाँ से भी याद रख सकते हैं ए लाइव वायर एनर्जेटिक। और अच्छे से अगर याद करना है तो कभी गलती से लाइव वायर को टच मत करिएगा, वरना याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें करंट होता है, इसीलिए कहा जाता है लाइव वायर मतलब एनर्जेटिक। देखिए ए मैन ऑफ की सीरीज मैंने आपको बताया था, एक और उसमें ऐड हो गया ए मैन ऑफ गॉड। ए मैन ऑफ गॉड बोलते हैं मेल प्रिस्ट या पुजारी। मेल प्रिस्ट इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि ज़्यादातर ये पुजारी जो होते हैं ना, आप देखेंगे पुरुष ही होते हैं, महिला नहीं होती हैं। जैसे हिंदू धर्म ले लें, मुस्लिम ले लें, या आप क्रिश्चियन ले लें, ज़्यादातर आपको मेल ही मिलते हैं, मोर देन 99%। इसीलिए ए मैन ऑफ गॉड ए मेल प्रीस्ट, ठीक है। बाकी वैसे प्रीस्ट को बोलते हैं, या ए वुमन ऑफ गॉड बोल देंगे फीमेल प्रीस्ट, बट नॉर्मली आपको देखने को ए मैन ऑफ गॉड ही मिलेगा। अगला देखिए, अगला है ए वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है ट्राई टू समथिंग इम्पॉसिबल या फिर निरर्थक प्रयास। आप जरा मुझे एक बात बताइए, वाइल्ड गूज किसे बोलते हैं? वो जो जंगली बतख होती है, क्या उसको पकड़ा जा सकता है? चेज करने का मतलब उसको पकड़ने का मतलब जाल लगा के नहीं, पीछा करके तो आप नहीं पकड़ सकते। तो वाइल्ड गूज को चेज करने का मतलब है कुछ ऐसा काम करना जो कि इम्पॉसिबल ट्राई करना, ठीक है। अगला देखिए, ए एक्लीज हील्स। ए एक्लीज हील्स का मतलब होता है कमजोर पक्ष, दुखती रग, ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस। फैटल का मतलब होता है डेडली, जिससे आपकी जान जा सकती है। ये ना ग्रीक मैथोलॉजी का एक कैरेक्टर है एक्लीस,
जो कि बहुत बड़ा फाइटर था, जिसको वरदान प्राप्त था कि उसको कोई भी हथियार वगैरह भेज नहीं सकता। मतलब हुआ क्या था कि जैसे ये मान लीजिए ये पानी का कोई पॉट है पूरा, एक जो अखिलेश की मॉम थी वो उन्होंने गॉड को खुश किया, गॉड आए, उन्होंने प्रे मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को अमरता का वरदान दो। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप अपने इस बेटे को इस पानी में पूरी तरीके से डुबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ शरीर पर उसका पानी जाएगा वहाँ वो अमर हो जाएगा, उसको बॉडी हार्म नहीं कर पाएगा कुछ। तो उसकी मॉम ने क्या किया कि उसको पानी में रख दिया, लेकिन उसकी मॉम ने जो उसके पंजे होते हैं ना, हील, उसको हाथों से पकड़ रखा था, तो वहाँ पे पानी टच हुआ नहीं। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे अगर हील पे किसी को कोई उसको मार देना तो फिर उसको दर्द होता था या मर सकता था। इसीलिए क्या ये ईडियम बनाए एक्हिलेस हील्स, क्योंकि एक्हिलेस का हील जो था वो कमजोर पक्ष था, वीक स्पॉट था। एक्हिलेस हील्स मतलब वीक स्पॉट। अगला देखिए, ए पेनीलॉप वेब। पेनीलॉप वेब का मतलब होता है कभी खत्म ना होने वाली नौकरी, एन एंडलेस जॉब। ठीक है, पेनीलॉप जो है ना, ये ग्रीक मैथोलॉजी में किन की पत्नी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, लेकिन ये गॉड ऑफ डिवोशन, भक्ति की देवी थी ये पेनीलॉप। इसीलिए माना जाता है कि ये भी कभी खत्म होंगी नहीं। तो इसीलिए ए पेनीलॉप वेब आप वहाँ से लिंक करके याद रख सकते हैं, एन एंडलेस जॉब। ठीक है, अगला देखिए, ए शॉट इन द आर्म। अब ये ए शॉट इन द आर्म का मतलब आप मत समझ लीजिएगा कि गोली मार दी गई बाजू में। इसका मतलब होता है एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। आप टैप करते हैं ना किसी के कंधे पे, बाजू पे टैप करते हैं, मतलब उसको शॉट दे रहे हैं, छोटा सा एनकरेज कर रहे हैं कि चलो इस काम को करते हैं। ए शॉट इन द आर्म। नेक्स्ट देखिए, ए थ्रोन इन द फ्लैश, यानी ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस, काम में हमेशा होने वाली बाधा। अच्छा, ये एक थॉर्न है, थ्रोन बोल दिया मैंने इसे, ये थॉर्न है। थॉर्न का मतलब क्या हो गया, कांटा। थॉर्न का मतलब क्या हो गया, कांटा। और फ्लैश मतलब हो गया कोई मांस या किसी का शरीर का जो मोटापा होता है, चर्बी होती है। अब सोचिए वहाँ पे अगर कोई आपको कांटा लगा दे तो क्या होगा, आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी, आपको काम में बाधा होगी। आपके हाथ में मान लीजिए किसी ने मार दिया फ्लैश कांटा वगैरह, तो क्या आप काम कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो ए थॉर्न इन द फ्लैश का मतलब काम में होने वाली बाधा, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वाइट एलिफेंट। ये बहुत आसान है, आपने कई बार पढ़ा होगा। महंगा लेकिन बेकार, एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो देखने में वैसे तो बहुत महंगी होती है, लेकिन उसका कोई यूजफुल नहीं होता, वो वेस्ट ऑफ मनी होता है। तो वाइट एलिफेंट उसी को कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ऑल एट सी। इसे कहते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होना। ऑल एट सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पता है क्यों? क्योंकि ऑल एट द सी आपको ना ही न्यूज़पेपर में, बल्कि जो नॉर्मल टीवी पे जो बोला जाता है, चाहे न्यूज़ में या किसी भी वेब सीरीज़ में, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये ऑल एट सी, ऐसे में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एट अ लॉस, एट ऑल सी, सॉरी ऑल एट सी एट अ लॉस, दोनों सेम मतलब है। एट अ लॉस होना या ऑल एट सी होना, कंफ्यूज होना, काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है। ठीक है, अगला देखिए, एन आई फॉर एन आई, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ओके, ऑल आई फॉर एन आई मतलब बिल्कुल, आई टू आई सिमिलर, आई टू आई मतलब सिमिलर, तो याद रखिएगा जैसे को तैसा या टिट फॉर टैट। अगला देखिए, ऐड फ्यूल टू फायर। इसका मतलब आग में घी डालना या किसी मुद्दे को और ज़्यादा भड़का देना, ये आसान है। फायर में आप फ्यूल डाल रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, आप आग को और भड़का रहे हैं। ठीक है, तो इसे याद किया जा सकता है काफ़ी आसानी से, काफ़ी आसान है। अगला देखिए, अगला है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑड्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानने की आवश्यकता होगी। ऑड्स का मतलब होता है विषम। आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, परंतु ये वो विषम नहीं है 1 3 5 7। ये विषम होता है मतलब डिफरेंट, स्पेशली आपको जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे आपने
रीजनिंग में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम है ऑड वन आउट, हिंदी में बोलते हैं विषम ढूंढें। ठीक है, तो उसमें 4 होते हैं, उनमें से एक डिफरेंट होता है, उसको छांटना होता है। और जैसे देखिए, मान लीजिए कि सट्टा लगाया जाता है, मान लीजिए कि सट्टा लगाया गया विराट कोहली पे और स्टीव स्मिथ पे, और विराट कोहली पे ज़्यादा पैसा लगाया गया है, तो ऑड वाली कंडीशन में कौन हुआ? स्टीव स्मिथ। ठीक है, तो वो समझ सकते हैं आप ऑड्स। तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स मतलब कई समस्याओं के बावजूद, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑड्स मतलब वही मैंने आपको नेगेटिविटी से बताया है एग्जाम्पल देके। तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स यानी विषम, ये विषम यानी कि समस्याओं से के भी अगेंस्ट जाकर के लड़ना। अगला देखिए, अगला है एन एसिड टेस्ट। एन एसिड टेस्ट का मतलब होता है काफी ज्यादा गंभीर परीक्षा, एन एसिड टेस्ट। ठीक है, एन एसिड टेस्ट मतलब कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट। ठीक है, अगला देखिए, एन आर्म चेयर जॉब, ये भी काफी आसानी से आप याद रख सकते हैं। देखिए, आर्म मतलब क्या हो गया? आपका हाथ, चेयर जॉब यानी ऐसी जॉब जिसकी कुर्सी आपके हाथ में ही है, आरामदायक जॉब जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा, आसान एवं अच्छी इनकम वाली जॉब। अगला देखिए, ऑल आईज। ऑल आईज का मतलब क्या हो गया? आप पूरी तरीके से अपने आई को बनाए हुए हैं किसी भी चीज पे, वॉचिंग वेरी क्लोजली, बहुत बारीकी से नजर रखना। ठीक है, अगला ईडियम है ऑल इन ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण। इसकी स्टार्टिंग में इसका यूज जो है ना सेंटेंस की स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं, आपने कई बार देखा होगा लिखा हुआ ऑल इन ऑल जॉब्स मैटर फॉर यूथ। मतलब मान लीजिए कि चाहे धर्म का मुद्दा या जो भी मुद्दा हो देश में, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है लोगों के लिए? यूथ के लिए जॉब। ठीक है, जॉब मैटर करती है, तो ऑल इन ऑल मतलब सबसे महत्वपूर्ण। इस तरीके से सेंटेंस के स्टार्टिंग में इसे यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है स्वार्थ से भरा उद्देश्य। ठीक है, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। ठीक है, एन एक्स टू ग्रिंड काफी कॉमन है ये, और पूछा भी बहुत ज्यादा जाता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा याद रखिए। एन एक्स टू ग्रिंड मतलब स्वार्थ से भरा उद्देश्य। अगला देखिए, एन आयरन विल, काफी आसान है। विल का मतलब क्या होता है? हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, तो आयरन विल क्या हो जाएगा? मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है, बोलते हैं ना आयरन मैन, वो आयरन मैन है, काफी मतलब मजबूत लोहे की तरह, तो आयरन विल भी मतलब बहुत ज्यादा मजबूत इच्छा शक्ति वाला। विल का मतलब होता है हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर, इच्छा। अगला देखिए, ए शॉट इन द डार्क। अच्छा, मैंने अभी आपको एक बताया था ए शॉट इन द आर्म, मुझे जरा कमेंट करके बताइए मैंने क्या बताया था ए शॉट इन द आर्म का इडियम। अभी हम करने वाले हैं ए शॉट इन द डार्क, यानी डार्क में तुक्का मार करके कोई भी, जैसे तुक्का चलाते हैं ना, तीर, अंधेरे में तीर चलाना, उसे बोलते हैं ए शॉट इन द डार्क। अगला देखिए, ए सोर पॉइंट विद, मतलब कोई पीड़ादायक विषय। सोर का मतलब अगर आपको पता होगा दोस्तों, तो आप इस ईडियम को काफी आसानी से कर पाएंगे। सोर का मतलब होता है वाउंड या घाव, या इंजर्ड पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो ए सोर पॉइंट का मतलब ही हो गया ऐसा पॉइंट, दुखती रग। दुखती रग, अगर उस पर दुखती रग पे आपकी कोई प्रेस कर देगा तो आपका तो काम हो जाएगा, है ना? तो उस तरीके से याद रखिए। अगला है एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार। ठीक है, पुराना प्यार इन द सेंस पुराना प्यार, कोई पुराना लव। अ पर्सन हु हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, उसे कहते हैं एन ओल्ड फ्लेम। फ्लेम का मतलब होता है ना आग, धधकती आग। ठीक है, तो पुरानी आग, पुराना प्यार, आप याद रखिए ऐसे। अगला देखिए, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, यानी देखिए शोल्डर यंग का मतलब ये हो गया कि वो व्यक्ति मजबूत है यानी जवान है, और ओल्ड हेड का मतलब हो गया कि वो बहुत ज़्यादा बड़ों की तरह सोचता है, मतलब बहुत ज़्यादा अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति अपनी एज से भी ज़्यादा समझदार है, इंटेलिजेंट है, तो उसे बोलेंगे एन ओल्ड हेड
ऑन यंग शोल्डर्स। ठीक है, काफ़ी आसान था इसे याद करना। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। और अगर कोई ईडियम जिसका आप जानना चाहते हैं तो बताइए, मैं आपको उसका मीनिंग बताऊंगा या उस पर वीडियो डेडिकेटेड बनाऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।